जब हम मुगल साम्राज्य का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? विशालता, दौलत, शान और शौकत, है ना? ताजमहल से लेकर लाल किले तक उनकी बनाई हुई चीजें आज भी हमारे चारों तरफ हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ शानदार इमारतों की नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक राजवंश जो बाहर से आया था, उसने इतने बड़े और विविधताओं से भरे उपमहाद्वीप पर 300 साल से भी ज्यादा वक्त तक कैसे राज किया? तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। जवाब सिर्फ लड़ाई या सैन्य ताकत में नहीं था। इसके पीछे थी एक बहुत ही, कह सकते हैं, शानदार और जटिल प्रशासनिक मशीन। इसे समझने के लिए हम इसे मुगल ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बादशाह की कोर टीम को देखेंगे, फिर जानेंगे कि इतने बड़े साम्राज्य को चलाया कैसे जाता था। उसके बाद आएगी उनकी सबसे खास चीज, मनसबदारी व्यवस्था। फिर ये भी देखेंगे कि इस सब के लिए पैसा कहां से आता था। और आखिर में बात करेंगे उस विरासत की जो आज भी हमारे सामने है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल टॉप से, सत्ता के केंद्र से, बादशाह के सबसे खास अधिकारी जो असल में इस पूरे साम्राज्य के कोर प्रोसेसर थे। अब देखिए, इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए 4 मेन पिलर्स थे, या कह लीजिए 4 सबसे बड़े मंत्री। पहले थे दीवान, जो आज के फाइनेंस मिनिस्टर की तरह सारे पैसे और टैक्स का हिसाब रखते थे। फिर थे मीर बख्शी, जो सेना के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे। तीसरे सदरुस सुदूर, जो धर्म से जुड़े मामलों को देखते थे। और चौथे मीर सामान, जिनका काम था शाही घराने की सारी जरूरतों का ध्यान रखना। यहाँ पे अकबर ने एक बहुत ही जबरदस्त और समझदारी भरा काम किया। देखिए, उनसे पहले ना एक वकील होता था, मतलब प्रधानमंत्री, और सारी की सारी पावर उसी के हाथ में होती थी। अकबर ने इस सिस्टम को बदल दिया। उन्होंने इस पावर को इन 4 मंत्रियों में बांट दिया। इससे हुआ ये कि किसी एक आदमी के हाथ में बहुत ज्यादा ताकत नहीं रही और एक बढ़िया चेक एंड बैलेंस बन गया। अच्छा, तो सेंटर में तो पावर को बैलेंस कर दिया गया, लेकिन सवाल ये है कि ये पावर दिल्ली या आगरा से निकलकर दूर दराज के गांवों तक पहुंचती कैसे थी? चलिए अब इस नेटवर्क को समझते हैं। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को एक पिरामिड की तरह समझिए। सबसे ऊपर पूरा साम्राज्य बंटा था सूबों में, यानी आज के राज्यों की तरह। हर सूबा आगे बंटा था सरकार में, यानी जिलों में। सरकारें बंटी थी परगनों में और परगने गांव में। एकदम साफ सुथरा टॉप डाउन स्ट्रक्चर। और ये नेटवर्क कितना बड़ा था, इसका अंदाजा बस इस एक नंबर से लगाइए। औरंगजेब के टाइम पर साम्राज्य में 21 सूबे थे। सोचिए, 21 राज्यों को एक साथ मैनेज करना, वो भी उस जमाने में, ये कोई मामूली बात नहीं थी। अब आते हैं मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के उस हिस्से पर जो सबसे यूनिक, सबसे इनोवेटिव और शायद सबसे जरूरी था। ये था उनका किलर ऐप, मनसबदारी सिस्टम। तो ये मनसब क्या बला थी? बहुत आसान शब्दों में, ये एक रैंक था। ये कोई टाइटल नहीं था जैसे राजा या नवाब। ये बस एक नंबर था, और यही नंबर तय करता था कि किसी ऑफिसर का ओहदा क्या है, उसकी सैलरी कितनी होगी और उसे सेना के लिए कितने सैनिक मेंटेन करने हैं। अब इस सिस्टम की सबसे जरूरी बात ये थी कि इसमें 2 रैंक हुआ करते थे, जात और सवार। जात रैंक से पता चलता था कि अफसर की पर्सनल हैसियत क्या है, दरबार में उसकी जगह कहाँ होगी और उसकी अपनी तनख्वाह कितनी होगी। वहीं सवार रैंक ये तय करता था कि उसे कितने घुड़सवार सैनिक और घोड़े हमेशा सेना के लिए तैयार रखने होंगे। और हाँ, ये सिस्टम हमेशा एक जैसा नहीं रहा। इसमें वक्त के साथ बदलाव भी आए। अकबर ने इसकी शुरुआत की, जहांगीर ने इसमें कुछ नए नियम जोड़े ताकि मनसबदार अपनी जात रैंक बढ़ाए बिना ज्यादा सैनिक रख सकें। शाहजहां ने इसे असल में होने वाली कमाई से जोड़ा। लेकिन औरंगजेब के आते आते एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। मनसबदार इतने ज्यादा हो गए कि उन्हें देने के लिए जमीनें यानी जागीरें कम पड़ने लगी। इसी को इतिहास में बेजागीरी का संकट कहते हैं। इतनी बड़ी फौज, इतने सारे अफसर, इस पूरे तामझाम को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए था ना, है ना? तो सवाल ये है कि इस पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम की पावर सप्लाई कहां से आती थी? देखिए, कमाई के तो कई जरिए थे, जैसे व्यापार पर लगने वाला टैक्स, जंग में जीती हुई लूट का हिस्सा, दूसरे राजाओं से मिलने वाले तोहफे या नजराने। लेकिन कमाई का जो सबसे बड़ा सोर्स था वो था जमीन से आने वाला टैक्स, यानी भू राजस्व। और ये टैक्स वसूलने का तरीका भी बड़ा साइंटिफिक था। अकबर के वित्त मंत्री थे टोडरमल।
उन्होंने कमाल की व्यवस्था बनाई जिसे दहसाला सिस्टम कहते हैं। इसमें 4 सिंपल स्टेप्स थे। पहले सारी खेती वाली जमीन को नपवाया गया, फिर जमीन को उसकी क्वालिटी के हिसाब से 4 कैटेगरी में बांटा गया। इसके बाद पिछले 10 साल की पैदावार और भाव का एवरेज निकाला गया और आखिर में उस एवरेज का 1/3 हिस्सा टैक्स के तौर पर कैश में तय कर दिया गया। कितना सिस्टमैटिक था। लेकिन ये टैक्स की दर हमेशा 1/3 नहीं रही। वक्त के साथ इसमें भी बदलाव आया। जैसे अकबर के समय में ये पैदावार का 1/3 हिस्सा थी, लेकिन शाहजहां के दौर तक ये बढ़कर आधा यानी 1/2 हो गई थी। जाहिर है इससे किसानों पर बोझ भी बड़ा होगा। तो ठीक है, हमने ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम समझ लिया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता था ये भी देख लिया। पर इसका नतीजा क्या था? इसका आउटपुट क्या था? आउटपुट था वो शानदार आर्ट और आर्किटेक्चर जो आज मुगलों की सबसे बड़ी पहचान है। कह सकते हैं कि ये इस सिस्टम का यूजर इंटरफेस था। और यहां भी हर बादशाह का अपना अलग टेस्ट था। जहांगीर के दौर को पेंटिंग का गोल्डन एज कहा जाता है। उस समय की पेंटिंग्स में जानवरों, फूलों और इंसानों को बहुत रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया। वहीं शाहजहां का दौर आर्किटेक्चर का गोल्डन एज था। ताजमहल, लाल किला, ये सब उसी दौर की देन है। एक और बड़ी दिलचस्प बात, ताजमहल से भी पहले नूरजहां ने अपने पिता एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था और यही वो पहली मुगल इमारत थी जो पूरी तरह सफेद संगमरमर से बनी थी। और इसी में पहली बार उस पिएत्रा ड्यूरा टेक्निक का इस्तेमाल हुआ जिसमें संगमरमर में कीमती पत्थर जड़े जाते हैं। इसी टेक्निक ने बाद में ताजमहल को इतनी खूबसूरती दी। और चलिए एक हैरान करने वाली बात बताता हूं। औरंगजेब, जिन्हें हम आमतौर पर एक बहुत ही सख्त और कला से दूर रहने वाला बादशाह मानते हैं, वो असल में वीणा बजाने में उस्ताद थे। ये बात हमें बताती है कि इतिहास और इंसानों को काले और सफेद में देखना कितना गलत हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो मुगल प्रशासन एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर की तरह था। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसने सेना, अधिकारियों के वर्ग और अर्थव्यवस्था इन सबको एक साथ जोड़ दिया। और इसी सिस्टम ने एक छोटी सी रूलिंग क्लास को इतने बड़े और अलग अलग तरह के लोगों से भरे सब कॉन्टिनेंट पर राज करने की ताकत दी। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, ये मुगल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था? एक बेहतरीन और कुशल गवर्नेंस का चमत्कार या फिर बेरहमी से सिर्फ पैसा और संसाधन वसूलने वाली एक असरदार मशीन? शायद जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा है।